हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी NET JRF के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से हम आज पढ़ने जा रहे हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। जैसा कि आप सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक आपके कोर्स में दिए गए हैं, जिसमें से हमने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उन सभी पर दृष्टिपात करेंगे। तो शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। और सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए आप, ध्रुव स्वामिनी जो है उसका रचनाकाल दिया गया है 1933 ईस्वी। और इस नाटक में 3 अंक हैं और प्रत्येक अंक में एक दृश्य है, यानी 3 अंक और 3 दृश्यों का एक नाटक है ये। और यह एक ऐतिहासिक और यथार्थवादी रचना है जिसमें इतिहास और कल्पना का समन्वय है। तो देखिए, ऐतिहासिक नाटक है यानी इतिहास से कथा वस्तु ली गई है गुप्त वंश से। और दूसरी बात यह है कि इसमें काल्पनिक पात्र और काल्पनिक दृश्य हैं, तो कल्पना का भी इसमें कहीं ना कहीं समन्वय है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रारंभ जो है वो पहाड़ी प्रदेश में रामगुप्त के सैन्य शिविर से होता है। और इसके प्रारंभ के साथ ही कथा वस्तु जो है वो गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल की हैं, तो उन्हीं के काल से संबंधित है। और नायिका इसमें ध्रुव स्वामिनी है। तो ध्रुव स्वामिनी ने एक शिखर स्वामी थे, शिखर स्वामी को कहा था प्रवंचना का पुतला। तो ये भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रवंचना का पुतला किसे कहा गया है, तो शिखर स्वामी को, और किसने कहा है, ध्रुव स्वामिनी ने कहा है। आगे और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त ने शिखर स्वामी को कुटिलता की प्रतिमूर्ति कहा है, ये भी ध्यान दीजिए। इस नाटक में कुल 4 गीत हैं। गीतों के हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं प्रसाद जी के नाटकों में से। तो इस नाटक में भी कुल 4 गीत हैं। और ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है नारी को शोषण अत्याचार से मुक्त करना। तो यहाँ पर नारी के शोषण और अत्याचार से मुक्त करने की बात वो करते हैं। इस नाटक का आधार ग्रंथ विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त नाटक है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक जो था उसी से इसकी कथा वस्तु ली गई है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी का चरित्र राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। मंदाकिनी ही एक ऐसी पात्र है इसमें जो कि राष्ट्रीय गीत गाती हैं और राष्ट्र प्रेम का संदेश देती हैं। इस नाटक में नारी के शोषण, अत्याचार की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, युवराज की समस्या, पुनर्विवाह की समस्या, नारी उत्थान की समस्या प्रमुख रूप से आई हैं। तो ये सब आपको जानना जरूरी है कि नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। आगे हम और बात करते हैं। तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी जो है इसकी कथा वस्तु की बात करते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है, और ये जो नाट्य कृति है प्रसाद जी की प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि ये रंगमंच की दृष्टि से भी पूर्ण तरह से हो सकता है रंगमंच भी इस पर, इसलिए इसे पूर्ण तरह से रंगमंचीय नाटक कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रधान नेत्री कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी है। और वो एक भाग्यहीना ऐसी स्त्री हैं जो गुप्त कुल में ब्याहता न होकर पिता द्वारा डोला सौंपने के कारण आती हैं। महाराज समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को अपना युवराज मनोनीत किया था और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की परिणीता बनने वाली थी। किंतु पासा पलटने के कारण क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त के स्थान पर रामगुप्त जब सिंहासनारूढ़ हो जाते हैं, तब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से परिणय सूत्र में न चाहते हुए भी बंध जाती हैं। अब देखिए, रामगुप्त विलासी, कायर और क्लीव बहुत सारे अवगुणों का पुतला होता है, जो सदैव मदिरा पीकर विलासनियों के साथ घिरा रहता है। इस वजह से ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त से खिंची से रहती हैं, जबकि उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रचंड प्रेम भाव है और वह चंद्रगुप्त की अनुरागवती है। अब ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर चंद्रगुप्त भी आ सकता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसके डोले के साथ ही आया था। अब देखिए आगे क्या होता है। ये कथा आगे बढ़ती है कि शकराज जब रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है और खिंगल के माध्यम से संधि संदेश हेतु ध्रुव स्वामिनी अपने सामंतों के लिए रामगुप्त से स्त्रियों की मांग करता है कि ध्रुव स्वामिनी भी चाहिए मुझे, और भी स्त्रियां जो है मुझे चाहिए। तब रामगुप्त शकराज से युद्ध की बजाय उसे दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपको स्त्रियां और ध्रुव स्वामिनी दोनों मिल जाएंगे। तब ध्रुव स्वामिनी में ऐसे विकट क्षणों में पत्नीत्व, सतीत्व, या फिर कह सकते हैं नारीत्व, आत्मगौरव, कर्तव्य बोध, ये सब भाव जो हैं वो उठते हैं और वे रामगुप्त से कहती हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी को शत्रु को उपहार में दे देंगे, और मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, ये वो ध्रुव स्वामिनी कहती हैं। रामगुप्त के ऐसा न मानने पर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती हैं।
तभी चंद्रगुप्त वहाँ उपस्थित होते हैं और उन्हें रोक लेते हैं ध्रुवस्वामिनी को। वह ध्रुवस्वामिनी और अन्य सामंत कुमारों के साथ शकदुर्ग में प्रवेश कर शकराज को मौत के घाट उतार देता है। और अंततः क्या होता है कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के इन दो प्रेमियों के विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पुरोहित रामगुप्त की जीवितावस्था में ध्रुवस्वामिनी का रामगुप्त से वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता देते हुए कहते हैं कि रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं है, पर गौरव से नष्ट हैं, आचरण से पतित हैं और कर्मों से राजक्लेशिक क्लीव हैं। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र रामगुप्त के ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है और इस तरह से ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त की हो जाती है। अंत में रामगुप्त चंद्रगुप्त को जब कटार निकालकर मारने को उद्यत होता है, तब चंद्रगुप्त की रक्षा के निमित्त एक सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त मार दिया जाता है और ध्रुवस्वामिनी का पटाभिक्षेप हो जाता है। तो यही नाटक की मूल कथा वस्तु है। आगे हम ध्रुवस्वामिनी की गीत योजना की बात करते हैं, क्योंकि प्रसाद की गीत योजना हमेशा पूछी जाती है हर एक नाटक में, और ध्रुवस्वामिनी में भी 4 गीत आए हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इन चारों गीतों में कौन कौन से गीत हैं और किस किस ने ये गीत गाए हैं ये हम देखते हैं। तो मंदाकिनी द्वारा विचित्र मनोदशा में गाया गया गीत है, इसे जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो विचित्र मनोदशा में गाया गया गीत है यह कसक आंसू सहजा, ये इनका प्रथम गीत है। और मंदाकिनी ने ही रण प्रयाण हेतु एक गीत गाया है, वो पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। ये जो गीत गाया है मंदाकिनी ने, ये चंद्रगुप्त को रण प्रयाण के लिए उद्धत करने हेतु गाया गया गीत है। तो ये दो गीत मंदाकिनी द्वारा गाए गए हैं। और तीसरा गीत नाटक के द्वितीय अंक में कोमा के हृदय की कोमल अभिव्यक्ति है। यौवन तेरी चंचल छाया, कह तू पथिक कहाँ से आया, इस तरह से गीत गाते हैं कोमा, और उन्हीं का द्वितीय अंक में ये गीत है। फोर्थ जो चौथा गीत है वो दरबार की नर्तकियों द्वारा द्वितीय अंक में गाया गया गीत है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। इस तरह से ये चौथा गीत गाया गया है। तो इन चारों गीतों के बारे में कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसी तरह से भी, जैसे कि मंदाकिनी ने कितने गीत गाए हैं या ये गीत किस स्त्री ने गाया है और किस नाटक से लिया गया है। तो इस तरह का कहीं से भी, और कौन से अंक से लिया गया है और ये गीत किस अंक में किसने गाया है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पात्र योजना की। तो देखिए पात्र जो इसमें आए हैं उसमें से पुरुष पात्रों की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक का जो है नायक है और समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है, रामगुप्त का अनुज है। अब देखिए चंद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, गुप्त साम्राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं और ग्रह कलह और षड्यंत्रों के कारण जो राज सिंहासन था उसकी रक्षा करते हैं। ध्रुवस्वामिनी का भी त्याग करता है वो, और आत्मसम्मानी है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत से गुण हैं उनमें, मर्यादित हैं, आकर्षक हैं, वीर हैं, साहसी हैं, शीलवान हैं और अनन्य प्रेमी भी हैं। तो चंद्रगुप्त की ये विशेषताएं भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हम आगे बात करते हैं रामगुप्त की। तो देखिए रामगुप्त जो है वो रामगुप्त नाटक के खल पात्र हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, खल पात्र हैं वो नाटक के, और एक अधम और अयोग्य शासक हैं, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त जो हैं वो इसी तरह के स्वभाव के थे, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था कि षड्यंत्र से चंद्रगुप्त को शासनाधिकार से मुक्त कर दिया था और स्वयं शासक बनने के साथ साथ उनकी वाग्दंता पत्नी जो थी ध्रुवस्वामिनी, उन्हीं को भी अपनी पत्नी बना लेते हैं। पौरुष से हीन हैं, कायर हैं, क्लीव हैं और भी बहुत गुण हैं, जैसे वो स्वार्थी भी हैं, प्रमादी हैं, मदिरा पीते रहते हैं और निर्लज्ज हैं, प्रतिहिंसक हैं, और यहाँ तक कि शिखर स्वामी के हाथों का कठपुतली मात्र हैं। वो शिखर स्वामी जैसा कहते हैं वैसा ही वो करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो रामगुप्त की कुछ जो विशेषताएं मैंने बताई हैं इनको ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं तो शिखर स्वामी की। तो शिखर स्वामी की चारित्रिक विशेषताओं में रामगुप्त के चापलूस हैं और धूर्त अमात्य हैं। ये देखिए धूर्त अमात्य हैं तो वो प्रवंचना के पुतले भी कहा गया है इसमें शिखर स्वामी को। और देखिए आप यहाँ पर धूर्त अमात्य में इनके अंदर क्या ऐसे दुर्गुण हैं, तो देखिए स्वार्थ सिद्धि हेतु वो अधम सलाह देते हैं, उस मार्ग को अधम मार्ग को अपनाने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं रामगुप्त के आगे। चंद्रगुप्त की जो वाग्दत्ता पत्नी है और उसके पिता द्वारा दिया गया राज सिंहासन का अपहरण शिखर स्वामी के संकेत पर ही रामगुप्त करवाता है। और देखिए कुटिलता की प्रतिमूर्ति भी शिखर स्वामी को कहा गया है, वो चापलूस हैं, रामगुप्त के अमात्य हैं। मिहिरदेव की ओर आते हैं हम। तो देखिए आप मिहिरदेव विवेकशील पुरोहित
कुशल राजनीतिज्ञ हैं और वो कौमा के पिता और शकराज के गुरु हैं। मिहिरदेव, इनका चरित्र जो है वो नाटक में आदरणीय और विशिष्ट पात्र के रूप में आया है, वात्सल्य भाव से युक्त हैं वो, और यहाँ तक कि विवेकशीलता और भविष्य दृष्टा का गुण भी मिहिरदेव में आया है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। पुरोहित जो है वो पुरुष पात्रों में जो पुरोहित है वो निर्भीक और तेजस्वी चरित्र वाले हैं। यहाँ तक कि जब इस नाटक में ये भी आया है कि जब ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह संबंध को पुरोहित ही जो है वो निर्भीकता से अनुचित कहता है और राज परिषद में पुरोहित ही घोषणा करता है कि जिससे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं किया गया है वह क्लीव नहीं तो क्या है, और धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। ये पुरोहित द्वारा कहा गया कथन ही है, यानी पुरोहित यहाँ पर निर्भीक भी हैं और तेजस्वी चरित्र हैं जो पूरी तरह से न्यायप्रिय अपनी बात को पूरी तरह से कहता है। पुरुष पात्रों के साथ ही आगे हम शकराज को भी एक देख लेते हैं। तो कौमा के प्रेमी हैं शकराज और पुरुषार्थ पर विश्वासी हैं। देखिए शकराज जो हैं वो कौन है? राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं जो अपने से बलवान राजा रामगुप्त के सैन्य शिविर को घेर कर उनसे मनचाही संधि की शर्त मनवा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ध्रुव स्वामिनी चाहिए। यानी कौमा के प्रेमी हैं किंतु ध्रुव स्वामिनी के आने पर वे ध्रुव स्वामिनी के प्रति भी आकृष्ट हो जाते हैं और अंत में चंद्रगुप्त द्वारा मारे जाते हैं। तो शकराज चंद्रगुप्त द्वारा मारे गए हैं और इस तरह से ये पुरुष पात्र हैं जिनको मैंने और अच्छे से आपको व्याख्यायित करके बताया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं स्त्री पात्रों की। तो स्त्री पात्रों में ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका हैं, रामगुप्त की पत्नी, और देखिएगा रामगुप्त की पत्नी के साथ साथ चंद्रगुप्त की प्रेमिका हैं, नारी अस्मिता का प्रतीक है। ध्रुव स्वामिनी तो पूरी नाटक की नायिका हैं, तो आप समझ लीजिए कि सारे गुण उनमें होंगे। आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति, वीरता और साहस की प्रतिमा कह सकते हैं हम, सहिष्णुता और कोमलता की देवी कह सकते हैं, या प्रेम पूर्ण युक्त बिल्कुल हृदय वाली ऐसी रमणी कह सकते हैं जो नारी अस्मिता और नारी मुक्ति की ज्वलंत प्रतीक है। यानी आज जो स्त्री विमर्श चल रहा है उस स्त्री विमर्श को उस समय में जन्म देने वाली ऐसी स्त्री हैं ध्रुव स्वामिनी, जिसका उदाहरण आज भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आज भी प्रासंगिक है पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्त्री पात्र कौमा की। तो कौमा जो है वो क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक की कल्पित पात्र हैं, यानी यहाँ पर कहीं पर भी इतिहास से ली गई, कौमा कहीं से इतिहास से नहीं उठाया गया पात्र है। ये कल्पित पात्र हैं और शकराज की प्रेमिका और मिहिरदेव की प्रतिपालित कन्या है। वो प्रेम की अनन्य उपासिका भी हैं और उसका चरित्र जो है वो प्रेम और कर्तव्य के धरातल पर रहता है, करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। और हम बात करते हैं कौमा की, तो वो जो है उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, तभी तो वो एक ऐसा गीत गाती हैं। दार्शनिकता के गुण भी उनमें विद्यमान हैं। मंदाकिनी की बात करते हैं तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी है। न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ नारी चरित्र हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। जैसे कि मंदाकिनी के 2 गीत आए हैं, मैंने आपको बताया भी था अभी। तो वे जो है मंदाकिनी, तो वे राष्ट्र सेविका कह सकते हैं उन्हें, विवेकशीला निर्भीक नारी कहा जा सकता है, या अपनी नारी जाति के प्रति एक श्रद्धालु नारी चरित्र कहा जा सकता है। उनके चरित्र में जो थी एक कल्याण भावना थी, शोषण के विरुद्ध एक विद्रोहात्मकता देखते हुए बनती है मंदाकिनी के नेचर में, उनके स्वभाव में। खड़ग धारणी की बात करते हैं तो रामगुप्त की गुप्तचर है ये और ध्रुव स्वामिनी की देखरेख करने वाली स्त्री थी। तो स्त्री पात्रों में ये 4 स्त्री पात्र आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।